तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो मुगल एम्पायर था उसका एक फैमिली ट्री को हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे चीज़ें इससे ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएंगी। देखिए, सबसे पहले बाबर जो है भारत के अंदर आता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। आप सभी को अब तक ये बात अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। 1526 में मुगलों का आगमन जो है भारत में हो जाता है। उसके बाद जो है, देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो मुगल एम्पायर था इसके अंदर इसकी जो सोसाइटी थी यहाँ पर जो है पॉलीगैमी यहाँ पर प्रचलित थी। पॉलीगैमी मतलब बहुपत्निक विवाह, यानी एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का जो प्रचलन था वो उस समय पे यहाँ पर रहा करता था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये लोग क्या हुआ करते थे, जो मुगल रूलर्स थे ये एक से ज़्यादा शादियां करते थे, मल्टीपल शादियां किया करते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बाबर को, तो बाबर ने लगभग यहाँ पर 9 शादियां की थी। 9 शादियों के बाद और इसको जो यहाँ पर चिल्ड्रन यानी कि जो इसके बच्चे हुए थे वो 18 बच्चे, लगभग इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है। इन्होंने 9 शादियां की थी और 18 बच्चे इनके थे। और उनमें जो था यहाँ पर लड़के लड़कियां उसमें हो सकते पुत्र और पुत्रियों की, अगर सन डॉटर की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक फैमिली ट्री समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, क्योंकि देखिए क्योंकि इनके जो है यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया बाबर के 18 बच्चे हुए, तो 18 के 18 तो सक्सेसर नहीं बने, 18 के 18 तो आगे जाकर जो है वो शासक नहीं बने। इसलिए जो शासक बने उन्हीं का एक जो नेक्स्ट सक्सेसर है उनको हम देखते हुए और समझते हुए यहाँ पर चलेंगे। देखिए, अब बात करते हैं बाबर की। तो बाबर की जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चिल्ड्रन थे उनको देख लेते हैं। हुमायूं, एक इनका बेटा था हुमायूं, और एक था अस्करी मिर्जा या फिर मिर्जा अस्करी भी बोलते हैं, हिंदाल मिर्जा, गुलरुख बेगम, कामरान मिर्जा और गुलबदन बेगम भी बाबर की ही बेटी थी। गुलबदन बेगम का नाम आपने सुना होगा, जिसने बाबरनामा की रचना की थी, बाबरनामा लिखी थी, तो वो भी इन्हीं की बेटी थी। हालांकि उनका नाम हमने यहाँ पर नहीं, हालांकि जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम आगे जो है अपना जब सेशन को हम कंटिन्यू आगे करेंगे तो उस चीज़ में हम जब बाबर को एक्सप्लेन करेंगे तब वहाँ पर ये सभी चीज़ें हम देखेंगे कि कौन कौन है जो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब बाबर के बाद जो है ये इतने जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया लगभग जो है 18 संतान इनकी हुई, लेकिन उनमें से केवल हुमायूं जो है वो सत्ता में आता है और हुमायूं जो है नेक्स्ट सक्सेसर के रूप में यहाँ पर मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनता है बाबर के बाद। अब हुमायूं के भी यहाँ पर जो है लगभग 8 शादियां हुई थी और इसको लगभग जो है यहाँ पर करीब 11 के लगभग बच्चे हुए थे। तो यहाँ पर इसके बाद जो हुमायूं की फैमिली बनती है वो देखिए किस तरीके से है। तो हुमायूं के बाद जो यहाँ पर एक अकबर है और एक मोहम्मद हाकिम है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बाकी हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, हुमायूं के भी जो है यहाँ पर काफ़ी बच्चे हुए, लेकिन उनमें से अकबर ही शासक बनता है। बाबर के बाद हुमायूं बना, हुमायूं के बाद अकबर बना, अकबर के बाद देखिए कौन बनता है। तो अकबर को हमने देखा। अब अकबर जो है यहाँ पर सत्ता में आते हैं 1556 के लगभग जो है अकबर सत्ता में आता है। उसके बाद देखेंगे, देखिए इन चीज़ों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अकबर के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलीगैमी थी, मल्टीपल शादियां होती थी और काफ़ी इनके बच्चे हुआ करते थे। तो अकबर के बाद जो है यहाँ पर इनके काफ़ी सारे संतान होती हैं और उनमें से एक जो है यहाँ पर जहांगीर यहाँ पर सत्ता में आता है और जहांगीर अगला मुगल शासक बनता है अकबर के बाद। और इसी जहांगीर का नाम सलीम भी था, जो कि यहाँ पर अकबर ने रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि ये सलीम चिश्ती की दरगाह में गए थे और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की थी और उसी के बाद जो है इन्हें अकबर जो था उसको सलीम एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सलीम रखा। बाद में जाकर वो जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। और इनके और भी जो यहाँ पर संतान थी, हसन मिर्ज़ा, शाह मुराद, एक दानियाल और यहाँ पर शकरुन्निसा बेगम, आराम बानू बेगम, इस तरीके के जो और भी इनके बच्चे हुए थे। लेकिन इनमें से भी ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया सत्ता में कौन आया, जहांगीर की फैमिली को देखेंगे, जहांगीर ने किस तरीके से अलग अलग शादियां की और इसके कितनी जो है यहाँ पर संतान होती हैं। तो यहाँ पर जहांगीर के बाद जो थे यहाँ पर देखिए सुल्तान निसार बेगम, एक खुसरो का नाम आता है और परवेज, यहाँ पर बहार बानू बेगम, उसके बाद शाहजहां, शहरयार और जहांदार। और इनमें से जो सत्ता में आता है वो शाहजहां आता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। शाहजहां का नाम जिसने ताजमहल बनवाया था, मुमताज महल की याद में बनवाया था, इस शाहजहां ने भी 4 शादियां की थी और लगभग
जो है यहाँ पर करीब बताया जाता है कि इनको भी काफ़ी संतान वहाँ पर हुई थी, इनको अलग अलग जो इनकी बेगम थी उनसे। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से समझ में आ पाएंगी। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको ये सभी अलग अलग नाम है ये याद नहीं रखने हैं, सिर्फ यहाँ पर जो हाईलाइट किए गए हैं वही नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। क्रोनोलॉजी समझने के लिए ये ट्री आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिएगा, शाहजहां आता है सत्ता में और जो है इसके बाद जो है इसका बेटा जो औरंगजेब है वो भी सत्ता में आता है, लेकिन इनके भी काफ़ी अलग जो है मैंने बताया मल्टीपल शादियां होती थी और मल्टीपल जो काफ़ी सारे इनके पास संतान हुआ करती थी। अब देखिए सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो सत्ता में आया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि शाहजहां के बाद जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, दारा शिकोह से रिलेटेड 1-2 पॉइंट पूछे जाते हैं, शाह शुजा से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जहां आरा बेगम होती हैं, और ये यहाँ पर रोशन आरा बेगम और एक औरंगजेब और मुराद बख्श, इनसे जो है एक एक आध पॉइंट कोई पूछा जाता है तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब देखिएगा, ये आई होप कि आपको यहीं पर याद हो भी गया होगा बहुत ही आसानी के साथ। सबसे पहले आपका बाबर हो गया, बाबर के बाद आपका हुमायूं हो गया। आसान है इन चीज़ों को याद रखना, आप 3-4 बार इसको अगर रिपीट कर लेंगे तो तब भी आपको याद हो जाएगा। जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। तो हमें जो याद करना है वो ये याद करना है, क्योंकि देखिए ये सीक्वेंस जो होता है कई बार एग्जाम में, अभी मैं आपको बता देता हूं, कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन बन जाता है वो इस तरीके से भी बन जाता है। ये आपको जो है यहाँ पर ये जो मुगल रूलर्स हैं अलग अलग जो है एक सीक्वेंस में नहीं देगा और फिर आपको कहेगा आप इनको सीक्वेंस में लगाइए, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। और अगर आपको ये याद है तो आप इनको सीक्वेंस में लगा सकते हैं, वरना आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये फैमिली ट्री आपको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में लगाने के लिए भी जो है वो चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर जो सत्ता में आए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 1 बाय 1 हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बाबर की। जैसे कि बाबर है, उसके बाद जो सत्ता में आया हुमायूं, उसके बारे में रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अकबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जहांगीर से रिलेटेड फैक्ट्स और इनके द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे इनसे रिलेटेड जो बुक्स थी उन सभी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और औरंगजेब जो कि 1707 तक यहाँ पर सत्ता में रहा, और उसके बाद जो है मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। इसीलिए औरंगजेब के बाद के जो यहाँ पर जो इसके मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया, क्योंकि 1-2 फैक्ट उनसे बनते हैं तो यहाँ तक के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे जो फैक्ट आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, अगर आप उनको अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छी तरह से लर्न करते हैं तो एग्जाम में आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप उसका आंसर करेक्ट भी कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाबर के बारे में और बाबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर का जो सबसे पहला शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी, यानी कि जो फाउंडर था, तो उसका नाम है स्टूडेंट्स बाबर। तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में बनते हैं और काफ़ी बार रिपीट हुए, उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बाबर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुगल एम्पायर के अंदर। अब देखिए, इसका जो टाइम पीरियड है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हो और यहीं आपको आसानी से ये याद भी हो जाएगा। जो बाबर था मुगल साम्राज्य का सबसे पहला जो शासक भी है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना इसने की। आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ पता चल गई है। अब देखिए, जो इसका टाइम पीरियड है 1526, आपको अब तक ये याद हो गया होगा कि भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो 1526 में पड़ती है और 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। 25 दिसंबर के लगभग जो है 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो टाइम पीरियड है इसको आप याद कैसे करें? देखिए, इसको रिलेट करके आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने दिल्ली सल्तनत का एक जो संस्थापक था उसके बारे में देखा था, जो कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश सबसे पहला वंश था और उसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी।
और उसका टाइम पीरियड क्या था, उसका टाइम पीरियड आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। वो था 1206 से लेकर 1210 तक जो था उसने इस टाइम पीरियड पे यहाँ पर शासन किया था। यानी ये 4 साल का टाइम पीरियड था जब दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर शासन किया। उसी तरीके से इसको रिलेट करके आप देख सकते हैं कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक ही शासन कर सका, उसी तरह से बाबर भी 4 साल तक ही शासन कर सका। वहां पर आपको याद रखना है 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की, और बाबर जो है वो 1526 में बैठता है। फिर आप 4 इसमें ऐड करेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगी। रिलेट करके करेंगे तो लंबे समय तक चीज़ आपको याद रहेगी। आई होप कि ये बहुत क्लियर आपको हो गया होगा। अब जो बाबर था ये जो चगतई तुर्क शाखा से जुड़े हुए थे। मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके से जो मध्य एशिया था वहाँ से जो यहाँ पर मंगोल थे उनके वंशज एक तरीके से अपने आप को माना करते थे। उसमें भी जो चगतई तुर्क थे तो उस ब्रांच के ये हुआ करते थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो जो बाबर था वो एक चगतई तुर्क था। चगतई मैं यहां पर लिख देता हूं। चगतई तुर्क था जो बाबर था। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता चल गई होगी। तो ये उस फैमिली से बिलोंग करते थे। अब देखिए जो बाबर का जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है वो क्या है, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ये जो बाबर है इसका जो फादर थे कौन थे, मदर जो कौन थी वो कौन थे, किस तरीके से जो अपने आप को किसका वंशज बताते थे, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो मुगल थे एक तरीके से ये अपने आप को जो मंगोल तुर्क थे ये अपने आप को मुगल कहलाए। एक तरीके से ये बहादुर अपने आप को बताना चाहते थे। इस तरीके से इन्होंने जो है इसका मुगल का शाब्दिक अर्थ एक तरीके से निकाला। अब यहाँ पर ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, यानी ये तैमूर के वंशज थे, एंड चंगेज खान। जो बाबर था ये अपने आप को तैमूर और चंगेज खान का वंशज बताया करता था, लेकिन ये अपने आप को उच्च कुल का दिखाने के लिए जो तैमूर था उसका ही वंशज अपने आप को बताते थे, चंगेज खान का नहीं। हालांकि जो तैमूर था और चंगेज खान था इन दोनों के जो फैमिली रिलेशन थे उसके बाद जो है ये जो बाबर था उसका जन्म हुआ था, जो कि मुगल वंश का संस्थापक बाद में जाकर बनता है। अब ये किस तरीके से होता है ये इसको समझ लेते हैं। देखिए ये वंशज है, डिसेंडेंट का मतलब वंशज तैमूर का वंशज किस तरीके से हुआ, ये जो यहां पर तैमूर आप देख रहे हैं और ये चंगेज खान है। तो यहां पर आप देख सकते हैं चंगेज खान और तैमूर के वंशज। पिता की तरफ से ये तैमूर का वंशज था, यानी माना जाता है कि जो बाबर का पिता थे जो उनका नाम था उमर शेख मिर्जा या फिर मिर्जा उमर शेख भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो उनके पिता जो थे माना जाता है कि वो तैमूर के वंशज थे, लेकिन इनकी जो मदर थी वो चंगेज खान की वंशज थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पर पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर कि जो बाबर की मदर थी वो किन की वंशज थी, या बाबर के जो पिता थे वो किन के वंशज थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहीं पर समझ लीजिए आसानी से, क्योंकि बहुत ही आसान सी चीज है, आगे आपको ये लंबे समय तक याद भी रहेगी। तो देखिए मैंने आपको बताया कि पिता की तरफ से तैमूर का वंशज और माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। तो ये चीज थी। अब मैंने आपको ये चीज और बताई कि जो बाबर था वो अपने आप को तैमूर का वंशज दिखाने की कोशिश करता था, वो चंगेज खान का वंशज अपने आप को नहीं मानता था। तो बाबर जो बोलता था वो यही चीज बोलता था कि वो अपने आप को उच्च कुल का दिखा सके। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जो चंगेज खान या फिर चंगेज खान ऐसा नहीं है कि इसके नाना ही थे, थर्ड जनरेशन ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये उनकी जो ये तैमूर और चंगेज खान है इनकी कोई 7वीं 8वीं या 4थी या 5वीं पीढ़ी के बाद जाके जो है इनके यहाँ पर बाबर के पिता और बाबर की जो यहाँ पर मदर है, मदर साइड से चंगेज खान की तरफ से थी, क्योंकि इनकी मदर
तो उस तरह की जनरेशन का इतना जनरेशन गैप लगभग इनमें रहा हो, हम जैसे कि कह सकते हैं कि एक दूर के रिश्तेदार जिस तरीके से होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि ये जो तैमूर और चंगेज खान है वो इनके जो थर्ड जनरेशन वाली बात थी, ये काफ़ी ज़्यादा गैप भी हो सकता है। लेकिन ये बात है जो है यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन जो निकल कर आता है वो यही है कि जो बाबर था वो इन दोनों का वंशज था। हालांकि बाबर तैमूर का वंशज ही अपने आप को बताता था। आई होप कि ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। अब बाबर का जो जन्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये डेट ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, काफ़ी जो यंगस्टर हैं उसको याद भी रखते हैं। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 14th ऑफ फेब को इसका जन्म हुआ था और 1483 में हुआ था। और फरगना जो कि आजकल आपका उज्बेकिस्तान में पड़ता है और एट प्रेजेंट जो है चाइनीज़ तुर्किस्तान भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको बताया, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको याद आप आसानी से रख सकते हैं कि जो बाबर का जन्म है 14 फरवरी को होता है। 14 फरवरी को क्या होता है सभी को याद होगा, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन जो भारत में एक ब्लैक डे के रूप में भी इसको अब जाना जाता है, क्योंकि 2019 में एक पुलवामा अटैक हुआ था, वो 14th ऑफ फेब को ही हुआ था। 14th ऑफ फेब को 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। एक आईडी ब्लास्ट हुआ था। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होगी, इसलिए इंडिया में कुछ लोग इसको ब्लैक डे ऑफ इंडिया भी मानते हैं। तो ये आसानी से आपको 3 फैक्ट यहाँ पर याद हो जाते हैं, एक तो वैलेंटाइन डे और दूसरा पुलवामा। वैलेंटाइन डे सभी को याद होगा, और यहाँ पर पुलवामा जो अटैक था इसको रिलेट करके आप आसानी से याद रख सकते हैं। पुलवामा अटैक हुआ था 14th फेब को ही हुआ था, और ये जो 2019 में हुआ था। इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। आपको याद रहेगा कि जो बाबर का जन्म था वो कब हुआ, जब पुलवामा अटैक हुआ था, या फिर वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म हुआ था। ऐसी चीज़ें आप इस तरह से रिलेट करके याद करेंगे इसको। अब यहाँ पर फरगना में इसका जन्म हुआ था, फरगना जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उज्बेकिस्तान में जो फरगना है ये पड़ता है तुर्क में। तुर्क जो है, तुर्क एक जो यहाँ पर इलाका है वहाँ पर ये तो उज्बेकिस्तान पड़ता है, और मैंने आपको बताया चाइनीज़ तुर्किस्तान भी इस फरगना को वर्तमान में बोलते हैं। अब इसकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर जो 26 दिसंबर, ये 25 नहीं था, ये 26 दिसंबर है, सॉरी। तो 26 दिसंबर 1530 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की, और कहां पर हुई थी, आगरा में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये चीज आप याद रखिएगा। तो आगरा में जो था बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी 4 साल ही लगभग ये जो था यहां पर शासन कर सका था। और इस 4 साल के टाइम पीरियड पे इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, और 4 युद्ध इसके द्वारा लड़े गए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। तो जैसे कि पानीपत का युद्ध तो था ही, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, फिर जो है खानवा का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ, और फिर घाघरा का युद्ध हुआ। इस तरीके से 1526, 27, 28 और 29 में इसने यह कुछ महत्वपूर्ण युद्ध यहाँ पर लड़े थे जो आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम कम वेटेज दे सकते हैं। यहाँ पर सभी फैक्ट बाबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ही हैं। अब यहाँ पर जो इसका असली नाम था, वास्तविक नाम था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो बाबर का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो मैंने आपको बताया ही है कि इसका जो नाम है, पूरा नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि क्यों याद रखना है, देखिए एग्जाम में आपको ज़रूरी नहीं, ऐसा भी दे सकता है जैसे कि आपसे पूछ ले कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ऑप्शन में आपको बाबर दे ही नहीं, आपको ऑप्शन में दे दे वहाँ पर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और एक ऑप्शन दे दे
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तब आप क्या आंसर करेंगे? कुछ कंफ्यूजन में ऐसे स्टूडेंट कर सकते हैं कि यहाँ हुमायूं लगा कर आ सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर उसका हुमायूं आंसर नहीं होगा, यहाँ पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ही आपको उसका आंसर करना होगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे, इसलिए दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। शॉर्ट में जो बाबर है वो ज्यादा फेमस है, वो आप याद रखेंगे। जो फादर थे वो इसके कौन थे? फादर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चगतई तुर्क फैमिली थी, चगतई तुर्क ब्रांच उससे बिलोंग करते थे, जो यहाँ पर उमर शेख मिर्जा है। या फिर एग्जाम में एक बार इस तरीके से भी ऑप्शन आया था, मिर्जा जो था, मिर्जा पहले लगा दिया गया था, उमर शेख बाद में लगा दिया गया था। तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको एग्जाम में दिया जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके जो फादर थे उनका नाम पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे, उमर शेख मिर्जा। और मैंने आपको बताया कि जो मिर्जा है ये स्टार्टिंग में भी लगा सकता है, तो आप इसको समझ जाइएगा, मिर्जा उमर शेख या फिर उमर शेख मिर्जा जो था वो इसके फादर का नाम था। अब ये जो उमर शेख मिर्जा थे ये कौन थे, इस चीज को देखिए। ये जो उमर शेख मिर्जा थे चगतई तुर्क ब्रांच से तो रिलेटेड थे ही, ये फरगना के उस समय पे एक सरदार थे, फरगना के सरदार थे, यानी कि फरगना वाला जो इलाका था वहां पर ये शासन कर रहे थे। और उस समय पे जो इनके जो आस पड़ोस के जो यहाँ पर शासक थे वो उनके साथ लगातार जो है कॉन्फ्लिक्ट इनके हुआ करते थे, यानी एक तरह से शांतिपूर्ण जीवन वहां पर इनका नहीं था। तो 1494 ईस्वी में जो है इनकी हत्या इन्हीं के एक रिश्तेदार के द्वारा, माना जाता है कि वो इनका साला लगता था, उनके द्वारा कर दी जाती है। और उसके बाद जब उस समय पे बाबर की उम्र थी 11 साल, और उसी समय बाबर को जो है वहां पर फरगना का एक तरह से नया शासक बनाया जाता है। और इस तरीके से बाबर का जो बचपन था वो काफ़ी जो है इस तरीके से गुजरा है कि वहाँ पर जो है उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। उमर शेख मिर्जा से रिलेटेड इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इन्हीं की मृत्यु के बाद जो है बाबर सत्ता में जो है वहाँ पर फरगना का सुल्तान बनता है। बाद में धीरे धीरे करके वो जो है भारत की तरफ बढ़ता है। हालांकि फरगना का सुल्तान बनने के पहले वो बाबर जो है भारत की तरफ नहीं आता है, पहले वो जाता है समरकंद की तरफ, यानी भारत के अपोजिट डायरेक्शन जो थी। अगर जैसे कि ये बाबर है और इंडिया इधर है और समरकंद इधर है, तो पहले जो है बाबर को नहीं पता था कि इधर भी एक जो है सत्ता को स्थापित किया जा सकता है। बाबर जो था हर बार समरकंद की तरफ जाता था, और फिर बाद में जब उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि इधर जो जीत पाना बड़ा मुश्किल है, तो वो परमानेंटली इधर मूव करता है और इधर से इन्विटेशन इंडिया की तरफ से इन्विटेशन भी आ जाता है, और वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है जो कि मुगल साम्राज्य था। आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसकी जो मदर थी वो कौन है, देखिए बाबर की मदर जो थी कुतलुग निगार खानुम इनका नाम था, ये नाम आप याद रखिएगा। और ये कुतलुग निगार खानुम जो थी ये किसकी वंशज थी, ये किसकी वंशज थी, ये जो थी तैमूर की वंशज नहीं थी, ये जो यहाँ पर चंगेज खान है उसकी वंशज थी। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, जो यहाँ इन 1494 एट द एज ऑफ 11, जब बाबर की उम्र 11 साल थी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, वो जो शासक बनता है फरगना का, फरगना जो कि जो उज्बेकिस्तान है वहां पर पड़ता है, तुर्क वाला जो इलाका है। ये बार बार चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो इन चीजों को आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, अब देखिए, अब ये 11 साल की उम्र में जो है एक हमने यहाँ पर देखा कि फरगना का शासक बन गया था। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बाबर था वो फरगना का शासक जब बना था, कब बना था, या फिर कितनी उम्र थी, कितनी उम्र में वो पहली बार शासक बन गया था। 11 साल की उम्र में जो है बाबर वो पहली बार शासक बन गया था, फरगना का शासक बना था अपने पिता उमर शेख की मृत्यु होने के बाद। अब देखिए यहां पर भारत में उसका जो आना होता है बहुत बाद में होता है। यहां पर 1494 में ही वो शासक बन जाता है, लेकिन भारत में जो वो आता है वो कब आता है, 1526 में आता है। और इनवाइट किया जाता है किसके द्वारा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनवाइट किया गया था दौलत खान लोधी, एक काफी इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है। दौलत खान लोधी के द्वारा जो है इसको इनवाइट किया गया था, लेकिन दौलत खान लोधी के साथ ही इब्राहिम लोधी का
इब्राहिम लोदी का एक चाचा था जिसका नाम था आलम खान। तो उसने भी यहां पर जो है इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए बाबर को इनवाइट किया था। स्टोरी मैंने आपको बता ही दी है कि किस तरीके से वो चाहते थे कि दिल्ली की सत्ता किसी तरीके से उनके हाथ में आ जाए। अब दौलत खान लोदी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जो पूरे भारत की यहाँ पर 15th सेंचुरी के आसपास जो पूरे भारत की सत्ता में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, वो 1526 में दौलत खान लोदी जो था इसके द्वारा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी ने यहाँ पर बाबर को इनवाइट किया, सपोर्ट किया और पूरी तरीके से जो है दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का खात्मा करवा दिया था। वो बात अलग है कि बाद में जो है इन लोगों को भी बाबर के द्वारा हराया गया। ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब ये एक पॉइंट यहां पर जो मैंने लिखा है वो इसलिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है कि भारत में आने से पहले बाबर ने कितने अभियान किए थे, यानी कितनी बार वो जो था उसने भारत पर आक्रमण एक्सपीडिशन किए, कितनी बार उसने प्रयास किए। तो 1519 से लेकर 1523 तक वो 4 बार जो है यहां पर आक्रमण कर चुका था और छोटे छोटे जो इलाके थे वो अपने कब्जे में लेने उसने शुरू कर दिए थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए इंडिया का मतलब आज आप इस तरीके से मत समझिएगा कि जैसे कि आज ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी गई हैं, उसी तरीके से जो है पहले भी भारत की स्थिति थी। पहले जैसे कि आप जानते हैं जो गांधार था, कंधार या अफगानिस्तान जिसको बोलते हैं, अफगानिस्तान तक जो है भारत की भौगोलिक सीमाएं जो थी, ज्योग्राफिकल लोकेशन वहां तक फैली हुई थी। अब जो है 1947 के बाद जैसे कि हम देखते हैं वो इंडिया जो है, इंडिया अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान उससे पहले अलग हो गया था, फिर बांग्लादेश अलग हुआ यहाँ पर और नेपाल अलग हुआ, भूटान अलग हुआ। इस तरीके से जो है अलग अलग जो है भारत के टुकड़े होते गए और इस तरीके से भारत जो है आज जो आपको देखने को मिलेगा। यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले ऐसा नहीं था। पहले भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी। तो यहां पर ये जो 4 अभियान उसने किए वो ऐसा नहीं है कि वो सिंधु नदी के पास तक किए या फिर जो आज पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है वहां पर किए। उससे पहले भी काफी सारा मैंने बताया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इलाका भी भारत के ही अंडर में था, भारत की ही सीमा के अंदर था। तो वहां के कुछ इलाके उन्होंने इस टाइम पीरियड पे जीते। किसने? बाबर ने। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक बार बस आपको इसको याद रखना है कि 4 बार किया था और 1519 से लेकर 1523 तक किया था, यानी 1526 से भी पहले उसने 4 बार आक्रमण कर लिए थे। और 1526 में किया गया जो आक्रमण था या फिर एक युद्ध था वो 5th एक्सपेडिशन था। 1526 में जो किया गया एक्सपेडिशन था वो 5th एक्सपेडिशन था जो बाबर के द्वारा भारत पर किया गया। और ये एक डिसिसिव डिफीट थी इब्राहिम लोदी की और दिल्ली सल्तनत की, जो बाबर के द्वारा यहां पर उसको दी गई और बहुत भारी नुकसान हुआ। पूरी दिल्ली सल्तनत का खत्म हो गई और मुगल साम्राज्य जो था उसका उदय हुआ और मुगल डायनेस्टी की यहां पर नींव रखी गई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो बाबर थे उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर अच्छी तरीके से समझ में भी आ गए होंगे और वो अच्छी तरीके से यहां पर याद भी हो गए होंगे। अब बाबर से रिलेटेड ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। इनसे रिलेटेड जो इनके वॉर थे, जो इनके एक्सपेडिशन थे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी काफी बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे उनसे रिलेटेड। तो उन सभी को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया 4 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध थे वो इन्होंने लड़े, उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट एग्जाम के अंदर बनते हैं। और ये जो एक स्टोरी मैंने आपको बताई, पहले वो समरकंद की तरफ जो था अपना पूरा ध्यान लगाया करता था, लेकिन बाद में जो था वो इंडिया की तरफ आना शुरू हुआ। इस स्टोरी को भी हम एक बार यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि भारत की तरफ बाबर कैसे मुड़ा, क्यों मुड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।